14 मार्च 2025। कहानियाँ कहानियों की तासीर तक आकर लौट गई। क्यों लिखा गया है उसे जिसे पूरा ही नहीं होना था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। स्टेशन में घुसते ही गाड़ी लेट होने की सूचना मिली। शाम के 4:30 की गाड़ी थी और अब 1 घंटा लेट। वैसे इतना तो ठंड में अक्सर हम सोच के ही निकलते हैं। भीड़ के आदी तो नहीं थे वैसे हम, पर अक्सर भीड़ में अपना सा लगता है, जैसे इतने लोग एक सड़क पर एक साथ अपने वक्त का एक हिस्सा छोड़कर जा रहे हैं। सबसे आंखें मिला रहा, पर सबकी कहानी अलग अलग है। भीड़ में बहुत सी कहानियां दिखती है मुझे, और अब से 1 घंटे भी हम यही करने वाले थे। सीढ़ी के पास एक बच्चे के रोने की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। फिर वो किसी आदमी के साथ ट्रेन में घुस गया। मैंने नजरों से थोड़ा और पीछा किया। गेट के पास ही दूसरी तरफ एक औरत ने चादर बिछाकर उस बच्चे को इतनी सी जगह में बड़े आराम से सुला दिया। ये कोई औरत नहीं, ये बस उस वक्त एक माँ थी, जो किसी भी वक्त किसी भी जगह अपने बच्चे के लिए पूरा पूरा आशिया बना सकती है, खुद उसका घर बन जाती है। खैर, मुझे तो मेरा घर खुद ही बनाना था, सो धीरे धीरे कर हम अपना जगह बनाने लगे। फिर पीठ हड़काकर पैर फैलाकर हम चादर पर बैठ गए। इस भीड़ में अगर कुछ मेरा अपना है तो वो इन चेहरों पे लिखी कहानी और मेरी डायरी, जिसमें हम सब सहेज लेते हैं उसी खूबसूरती से। मैं कितना दूर झांकूं कि कोई अपना दिख जाएगा मुझे। पैर तो बस चादर जितनी फैलाई है, पर नजरें कहाँ तक घुमाऊं ये कोई बता दे मुझे। थोड़ी जगह मिलेगी क्या? डायरी से बाहर निकले तो एक हमरूम मुसाफिर से नजर मिली। जगह मांग रहे थे तो हमने हल्की सी पैर घिसका ली। उल्टी तरफ पीठ टिकाकर वो भी पैर फैलाए बैठ गए। बैठ गए या बैठ गया, शक्ल से कुछ ठीक ठीक हिसाब लगाना मुश्किल है। जी, आप कुछ लिख रही हैं क्या? हल्का मुस्कुराते हुए औपचारिकतावश उसने पूछा। पूरी हाथ ठीक से डायरी पे जमाए हम थोड़ा छिपाते हुए बोले, यूं ही कुछ दिख जाए तो उसे डायरी में हम सहेज लेते हैं, कुछ खास नहीं। अच्छा, खास है कि नहीं ये तो आप सामने वाले पे छोड़ दीजिए ना। ठीक है, उससे पहले आपका नाम? ऋषि भारद्वाज। हल्का हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा। आपका नाम? जी, रैना। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ मिला लिया। अच्छा, नाम जितनी जान पहचान हो गई हो तो अब कुछ सुनाना चाहेंगी आप? एक पैर हल्का ऊपर को खींचकर हम डायरी घुटने पर टिकाकर शुरू हुए। यूं ही कहीं ठहर जाने को जी चाहता है, कुछ तृष्णा सा एक झटके में आंखों से होके गुजर जाता है। जैसे कोई भाग रहा है, जैसे मैं भाग रही हूँ बचकर बहुत तेजी से, या जैसे कुछ बीत रहा है सटकर एकदम पास से और मैं छू नहीं पा रही। पर ठहर तो वो भी नहीं रहा। फिर क्या है जो मैं तलाश रही? तलाश क्या होती, और सवाल अब भी यही है कि मैं क्या तलाश रही। अच्छा, अपनी बताएं तो हाल कुछ यूं है कि कुछ अपना छोड़ा है, कुछ अपने से की तलाश में। इस सफर में अब एक डायरी की तलब तो हमें भी उठी है। जी? मैंने सवालिया आंखों से देखते हुए पूछा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। आपकी शायरी सुनकर लगा जैसे एक डायरी के साथ मैं भी कुछ तलाशने निकल जाऊं। बहरहाल आप बहुत अच्छा लिखती हैं। जी, शुक्रिया। फिर उसने कहा, मैंने कुछ खास रुचि तो नहीं रखी है इन चीज़ों में, पर एक आध बार तलब उठी थी लिखने की। तो आप भी लिखते हैं? मैंने चमकती आंखों से आके झुकते हुए कहा। चमक इस बात की कि जैसे कोई अपना सा मिल गया हो इस भीड़ में, शायरियों को सुनने वाला, लिखने वाला और उसकी गहराइयाँ पहचानने वाला। फिर उसने कहा, वैसे तो एक आध दफ़ा लिखा है, पर आपकी सुनकर हिम्मत नहीं हो रही। अरे एक तो सुनाइए, क्या पता आप कुछ बेहतर कह जाए। जी, सुनिए। शोर कभी ढलता होगा या बस उम्र ढल जाती है। इन शायर के अल्फाजों में अक्सर आशिकों की चीख दबाई जाती है। मन का शोर,
शोर तो ढलते नहीं, पर वक्त के साथ ये चीख ढल जाती है। बहुत प्यारा लिखा है आपने। इत्तेफाक से ही सही, इस भीड़ भरी स्टेशन में एक महफिल तो जम ही गई है अब तक। अब हम साथ हंस रहे थे, अपनी अपनी आशिकी सुना रहे थे। थोड़ा बचपना, थोड़ी उदासी, इस आधे घंटे में हम सब कुछ बांट चुके थे। वैसे आपकी कौन सी गाड़ी है और कब आएगी? मेरी गाड़ी 1 घंटे लेट थी, तो अब बस आधे घंटे बचे थे हमारे पास। पता नहीं क्यों, पर ये लिखते हुए हल्की सी उदासी लगी। बस आधे घंटे और बचे थे। कहना नादानी होगा, पर यह 24 साल का सांवला लड़का, जिसकी बस हल्की दाढ़ियाँ उसके पूरे चेहरे को ढक रही हैं, जिसपे मरून रंग बहुत ही खिल के बाहर आ रही है, उसने कुल मिला के इस आधे घंटे में मैं ये समझ गई थी कि ये जो खुशमिजाज शख्स मेरे ठीक सामने बैठा है ना, ये कुछ अपना सा है। और अब से आधे घंटे में ये और मैं अपनी अपनी ट्रेन में होंगे। हेलो, इतना क्या खो गई है डायरी में आप? फिर कुछ लिख रही है क्या? मेरा ध्यान टूटा तो लगा ये आधे घंटे इसके हवाले ही कर देते। नहीं, कुछ खास नहीं, आप बताइए। हाँ तो सुनिए, मेरे पड़ोस में एक बंगाली थी, जिनके मुंह से सुना था कि नई नवेली दुल्हन को अगर तोड़ चोक हो तो वो खूबसूरत मानी जाती है। अच्छा, तोड़ चोक मतलब खिंची खिंची आंखें, वो जो किनारे पे एक लकीर बनती है ना, वो खूबसूरती पे 4 चांद लगा देती है। मेरे बिना पूछे ही उसने सब समझा दिया। फिर कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो चश्मा हटाकर ज़रा परख लें कि तोड़ चोक है या नहीं। ये जो अजनबी मेरे सामने बैठा है, ये कुछ ही पलों की मुलाकात में इतना हक कैसे जमा सकता? और मैं कैसे इतनी छूट दे रही इसे, जो मैंने धीरे से सर हिलाकर हाँ भी कर दिया। वो आगे बढ़ा। मेरा घुटना अब भी हल्का ऊपर की ओर था, जहाँ तक का दायरा उसने पार नहीं किया, और चश्मे की दोनों डंडी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर निकाल दिया। और अब पहली बार मेरी आंखें एकदम साफ उसकी आंखों में देख रही थी, बिना झिझके, बिना शर्माए। कुछ देर तो शायद होश भी दस्तक देना भूल गया। मैं उसकी कोई अपनी सी थी या नहीं पता नहीं, पर उनकी आंखों ने झूठ बताना मुनासिब नहीं समझा। ये कुछ देर जैसे सारे शोर ढल गए थे। इस आशिकी की चीख अब दबी नहीं थी, आंखों से बयां हो रही थी। वही आशिकी जिसे कुछ देर पहले हम नादानियां कहकर हंस रहे थे। फिर इस लंबी सी चुप्पी को तोड़ते हुए उसने कहा, तुम काजल लगाया करो, आंखें और भी खिल जाएंगी तुम्हारी। ये लकीर और गाढ़ी खिंची खिंची सी अपनी सी लगेंगी। अपनी सी? ये तो मैं इसे कह रही थी ना तब से डायरी में, कि इसने पढ़ तो नहीं लिया छुपकर। फिर मैंने तुरंत चश्मा खींच कर पहन लिया। दिल को संभालना जरूरी था। एक अजनबी से दिल लगी करना कोई समझदारी तो नहीं। वो मेरी अचरज समझकर फिर पीछे होके बैठ गया। अब और 15 मिनट बचे थे। वैसे आप सबने गौर किया है कि नहीं, पर अब हम आपसे तुम पर आ गए थे। आखिरी के 15 मिनट में कुछ इतना गाढ़ा छूट गया हमारे दरमियान कि उसका स्पर्श थोड़ा थोड़ा हम दोनों ले जाने वाले थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको घूम घूम कर कहानियां ढूंढना पसंद है? सिर्फ कहानियां ढूंढना नहीं, उससे जुड़ना, लोगों से जुड़ना। हम जितना कहानियों से मिलते हैं, लगता है जैसे खुद से मिल रहे हैं। कहानियां हमें हमसे मिलाती है, हमें सुकून पहुंचाती है। इसलिए कभी इसे प्रोफेशन नहीं बनने दिया, बल्कि महीने के 25-26 दिन हम बस पैसे कमाते हैं, और फिर महीने के 4-5 दिन हम कहानियां ढूंढने निकल जाते हैं, खुद से मिलने निकल जाते हैं। वाओ, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिससे दिल लगे उसे खुद के लिए ऐसे भी बचाया जा सकता है। आपसे मिलना बहुत कुछ सिखा रहा है जैसे, सच में। खुद की तारीफ सुनकर अभी मुस्कुराए ही थे कि अनाउंसमेंट हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 18607 प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर जल्दी ही आने वाली है।
ये पूरे 11 सेकंड हमने बस नजरें मिलाए बैठे रहे, उदास आंखें लिए, चुप। आपकी गाड़ी आने वाली है। हर बार मैं इतना क्या खो जा रही थी उसकी आंखों में कि चुप्पी उसे ही तोड़नी पड़ती। हाँ, आप नहीं, तुम क्या तुम तक पहुंच गया है सब हमारे बीच? हल्की शरारती आंखों से चिढ़ाते हुए उसने कहा। हाँ, शायद तुम कहने जितना तो अपना आप बन ही चुका था वो। नहीं, वो निकलने का वक्त हो गया तो मैंने कहा पूछ लूं, आप कुछ कहना तो नहीं? मैंने पूरी हिम्मत लगा दी इस एक सवाल में और आंखों में पूरी उम्मीद लिए उसकी तरफ देखने लगे, उसका जवाब सुने। वैसे वैसे एक शौक हम भी रखते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक तस्वीर खींच लें। मेरी रजा सुने बिना ही उसने अपना फ़ोन निकाल लिया, हाथ मेरी पैरों की तरफ ले गया और फिर पैरों की तस्वीर लेने लगा। पैर की तस्वीर? मुझे लगा मेरी लेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? पूरे झल्लाते हुए मैंने ये पूछा और फिर अपनी पैर खींच ली। उसने एक झटके में पैर को वापस अपनी ओर खींचते हुए कहा। इस पूरे 1 घंटे मेरी नज़र बस इस राजस्थानी प्रिंट वाली स्कर्ट की छोर पर था, जहाँ से ये छोटी घुंघरुओं वाला पायल ढीला होकर लटका रहा। ये 16 से 17 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाला एक बहुत खूबसूरत फ्रेम है, जिसमें थोड़ी आपकी स्कर्ट की कढ़ाई, उससे सटे ये पायल जो बेफिक्र सरक रहा था आपकी एड़ी के पास, और हल्की सी आपकी एड़ी, ये सब इस छोटे से फ्रेम में कैद हो रही थी। वैसे मैं एक फोटोग्राफर हूँ और यकीन मानिए तो इससे खूबसूरत फ्रेम मैंने अपनी आंखों में शायद ही कभी छापा हो। आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ये एक पायल उधार समझ के रख लूँ? अगर कभी दोबारा मिलना हुआ तो पहना दूंगा। मैंने आंखें बड़ी कर पूरे गुस्से से उसकी तरफ देखा। खैर, अब हम सामान समेट रहे थे और वो मेरी डायरी पकड़े खड़ा था। चादर फोल्ड करके हम बैग में रख के तैयार हो गए ट्रेन के इंतजार में। वो दौड़ कर कुछ लाने चला गया। हम सब लिए खड़े थे। इस 1 घंटे में क्या हुआ जैसे कुछ समझ नहीं आया। ये जैसे आया कि हम उसकी तरफ थे और वो बस एक अच्छी तस्वीर की तलाश में। ट्रेन आ रही थी, उसकी सीटी बजी तो कुछ जोर से लगा, यहाँ बिल्कुल यहाँ दिल के पास। अब बहुत जोर से धड़क रहा था वो। जाने से पहले एक बार मैं उसे देखना चाहती थी और मेरी डायरी भी तो थी ना उसके पास। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी और मेरा मन जोर जोर से मेरे वश से बाहर जा रहा था, जैसे कोई तलब जगी हो उसे एक दफा देखने को, आखिरी बार, पक्का फिर कुछ नहीं मांगेंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। गाड़ी लेट होने के कारण ना बस 2 मिनट ही रुकने वाली थी। मैं कहाँ तक नजरें दोहराऊं कि वो दिख जाए मुझे, जैसे एक तरफ सी मच रही थी। मैं आमतौर पर स्थिर रहती हूँ किसी भी परिस्थिति में, पर ये मेरे साथ क्या हो रहा था, जैसे एक कैफियत सी महसूस हो रही थी। कैफियत उसे ये बताने की कि ऋषि तुम कॉलेज में मिले वो तोहफा हो जिसे मैंने लगातार 3 साल तक एक तरफा प्यार किया है। हाँ, हम एक ही कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट में थे। मैं रोज उसे देखने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। आज भी जब मिले तो जानकर बुरा लगा कि वो अब भी नहीं पहचानता है मुझे। उससे भी बुरा इस बात का लगा कि ये दूसरी बार था जब मैंने हिम्मत नहीं दिखाया और मैंने खो दिया उसे। ट्रेन शुरू होने वाला था, सो अब मैं गाड़ी में चढ़ गई, पर गेट का एक हैंडल थाम कर खड़े थे कि कहीं भीड़ में वो दौड़ते हुए आ जाए तो हम हाथ खींच लेंगे इस बार। ट्रेन शुरू हो गई और अब मेरी आंखें डबडबा गई, सब धुंधला दिखने लगा। वो भीड़ में दौड़ता आ रहा था। हम तुरंत डीडीएलजे के शाहरुख खान की तरह हाथ बढ़ाए, इस बार तो पकड़ ही लेंगे। पर तेजी में बस वो एक थैला बढ़ाकर मेरे हाथ में पकड़ा गया और फिर वो गुम हो गया। डायरी पढ़ लेना,
भीड़ में पूरा तो नहीं, पर ठीक ठीक बस इतना ही सुन पाया। तुरंत थैला खोला तो उसमें एक पानी की बोतल और 2 डायरी थी। 2 डायरी? हाँ, एक तो मेरी थी और दूसरी नहीं, दूसरी भी मेरी ही थी। ये तो मेरी एक पुरानी डायरी है जो फेयरवेल के टाइम गुम हो गई थी। पर ये उसके पास कैसे थी? डायरी खोली तो पहले पन्ने के ऊपर लिखा था, तेरी डायरी मेरे पास महफूज है, पर इसका राज अब हमसे छिपा नहीं है। अपने साथ लिए घूम रहे हैं, अपने साथ लिए घूम रहे हैं। जिस दिन तुम मिली, तुम्हें हम दोनों को अपनाना पड़ेगा। अगर तुम अब भी प्यार करती हो तो। उसे सब पता था। सब पता था तो फिर क्यों चला गया? भीड़ में दोबारा गायब हो गया। कॉलेज के बाद मैंने वैसे किसी से मतलब नहीं रखा, शायद इसलिए वो अब तक ढूंढ नहीं पाया था। पर जब ढूंढ ही लिया था तो फिर हाथ क्यों नहीं पकड़ा? हम खड़े तो थे खींचने के लिए। मैं ही बता देती तो क्या हो जाता? यूँ दोबारा उसे खोना तो नहीं पड़ता। उदासी आंखों से डबडबा के कहने लगी कि इतनी शिकायतें, दर्द, मर्म, हया एक मुलाकात में बयां हो जाती क्या? जो खुद को दोषी कह रही। भरी आंखों से हम सीट के पास जाने के लिए मुड़े तो टकरा गए ऋषि से। पकड़ लिया उसने मेरा हाथ इस बार, भर लिया अपनी बाहों में एक अनंत गहराई तक। कुछ देर बाद थोड़ा होश आया तो मन में बहुत सवाल आने लगे। मैंने उसे धीरे से पीछे किया, अपने सवाल पूछने के लिए उसकी तरफ बढ़ी कि उसने फिर से और जोर से खींच लिया अपनी बाहों में, ये कहकर कि रहना रहना तो थोड़ी देर और रहना। सुनने के लिए शुक्रिया।